हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच रहा हो उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 18 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए फटाफट पहले शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व COPD दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर को यह दिवस मनाया गया है। चलिए इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं क्या होता है यह। विश्व COPD दिवस हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में COPD की देखभाल में सुधार के लिए मनाया जाता है। और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का स्थायी उपचार नहीं है। समय से इस रोग की पहचान हो जाने पर दवा और बचाव से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और इसका मुख्य कारण धूम्रपान व प्रदूषण है। और दवा भी यदि अनियंत्रित है तो आगे चलकर COPD में बदल सकता है। इस बीमारी में फेफड़े छलनी हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और इस दिन का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज द्वारा दुनिया भर में स्वास्थ्य की देखभाल पेशेवरों और COPD रोगी समूहों के सहयोग से किया जाता है। और पहला विश्व COPD दिवस 2002 में आयोजित किया गया था। और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक फेफड़ों की बीमारी है जो वायु में प्रवाह अवरुद्ध करती है और सांस लेने में बहुत मुश्किल बनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 रूसी बैंकों ने भारत में विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। जैसे कि कोरोना के पहले जब भी दो देशों में व्यापार होता था तो डॉलर में व्यापार होता था, काय में, डॉलर में। लेकिन अभी कोरोना के बाद से और जो रशिया यूक्रेन युद्ध है इससे रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका के द्वारा, तो अब रूस ने सोचा है कि क्यों ना हम अपनी ही करेंसी में व्यापार करें एक दूसरे से। तो इसलिए अब भारत और रूस रूबल और रुपए के साथ ही व्यापार करेंगे, यानी कि यह डॉलर को अब बाईपास कर देंगे, यानी कि डॉलर में व्यापार न करके रुपए और रूबल में व्यापार करेंगे। तो यह हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ 9 विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए हैं। और एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि वोस्ट्रो खाता दरअसल एक ऐसा खाता होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक की तरफ से खोलता है या रखता है। रूस के सबसे बड़े स्बर बैंक और दूसरे सबसे बड़े VTB को यह मंजूरी पाने वाले पहले विदेशी बैंक है। ये दोनों RBI द्वारा जुलाई में रुपए में विदेशी व्यापार दिशा निर्देशों की घोषणा के बाद मंजूरी प्राप्त करने वाले पहले विदेशी बैंक। और रूस के एक अन्य बैंक गैज़प्रॉम ने भी कोलकाता स्थित यूको बैंक के साथ वोस्ट्रो खाता खोला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DMRC ने स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, BEL के साथ में समझौता किया है। DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC ने नवंबर 2022 में स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली ICBTC के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और समझौता ज्ञापन पर ओम हरि पांडे निदेशक विद्युत DMRC और मनोज जैन निदेशक BEL ने मेट्रो भवन नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेशन की लिस्ट हुई है जारी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 65वें ग्रैमी अवार्ड्स की लिस्ट अभी जारी हुई है।
इसमें ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और संगीत के क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अवार्ड है। रिकॉर्डिंग अकेडमी ने 65वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी है और हॉलीवुड सिंगर बेयोंसे को ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि बेयोंसे का नाम इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, पहले भी वह 9 बार ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेट किए जा चुकी है। और यहाँ 5 फरवरी को लॉस एंजलिस में होने जा रहा है। क्या यह इवेंट और रिकॉर्डिंग अकादमी के मुताबिक ओलिविया रिड्रिगो, जॉन लेजन, मशीन गन केली, स्मोकी रॉबिन्सन जैसे लोगों द्वारा घोषित इस साल के प्रमुख नामांकित व्यक्तियों में से तकरीबन आधी महिलाएं हैं। आइए जानते हैं 2023 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए किन किन सेलेब्स का नाम शामिल किया गया है। ABBA, डोंट शट मी डाउन और एडेल को इजी ऑन मी और बेयोंसे को ब्रेक माई सोल और ब्रांडी किर्लोले फेसरिंग लूसियस को यू एंड मी ऑन द रॉक और डोजा कैट को वुमन के लिए और हैरी स्टाइल्स को एज इट वॉज के लिए, केंड्रिक लैमर को द हार्ट पार्ट 5 के लिए और लीजो को अबाउट डेमन टाइम के लिए और मैरी जेबलीज को गुड मॉर्निंग गॉर्जियस और स्टीव लेसी को बैड हैबिट के लिए नामित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य विश्व में अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने हेतु ICCR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। बिहार राज्य में कलाकारों और हस्तशिल्प के कई अन्य जातीय कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद के लिए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विवेक जोशी को नामित किया है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि सरकार ने विवेक जोशी को केंद्रीय बोर्ड में अपने निदेशक के रूप में नामित किया और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव जोशी RBI में निदेशक का पद संभालेंगे और नामांकन 15 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में और इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिजीत बोस ने दिया इस्तीफा, वह इंडिया में किस सोशल मीडिया कंपनी के हेड थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्हाट्सएप इंडिया के यह हेड थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया अपने पद से। यही है अभिजीत बोस जिन्होंने अपने अभी पद से इस्तीफा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं आगे जानकर। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के लिए इंडिया हेड अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अभिजीत के साथ मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। और अचानक दोनों इस्तीफों के बाद कंपनी ने भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के निदेशक शिवनाथ ठुकराल को भारत में मेटा के साथ प्लेटफॉर्म के लिए पब्लिक पॉलिसी निदेशक बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मॉस्को प्रारूप के साथ अफगानिस्तान पर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी भारत, रूस और ईरान तीनों ने मिलकर यह बैठक आयोजित की है। अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत समेत कई देशों ने मॉस्को प्रारूप में वार्ता में हिस्सा लिया और भारत ने इसमें अफगानिस्तान में वास्तविक समावेशी सरकार बनाने का आह्वान किया है। और यह बैठक अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। और रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चौथी बैठक में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सहभागी देशों ने अमेरिका द्वारा जब्त अफगानिस्तान की संपत्तियों को पूरी तरह मुक्त करने की मांग की है। और इस बैठक में कतर, UAE, सऊदी अरब और तुर्की के प्रतिनिधि अतिथि के रूप में मौजूद थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एयर इंडिया पर रिफंड में देरी पर $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने यह जुर्माना लगाया है एयर इंडिया पर। अमेरिका ने टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली
एयर इंडिया को पैसेंजर को 121.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा है और वहीं पैसेंजर को रिफंड करने में अत्यधिक देरी करने के लिए पेनल्टी के रूप में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। और अमेरिकी परिवहन विभाग ने सोमवार को कहा है कि एयर इंडिया उन 6 एयरलाइनों में शामिल है जो रिफंड के रूप में कुल $60 करोड़ से अधिक राशि देने पर सहमत हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णा गारू का निधन हुआ, वह कौन थे। तो वह एक अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे तेलुगु फिल्मों के अभिनेता सुपरस्टार हैं कृष्णा गारू, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। दिग्गज अभिनेता घट्टामनेनी कृष्णा जो कृष्णा गारू के नाम से प्रसिद्ध थे और तेलुगु फिल्म उद्योग में सुपरस्टार के रूप में जाने जाते थे, उनका 15 नवंबर 2022 को हैदराबाद में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और वह तेलुगु फिल्म सुपरस्टार महेश बाबू के पिता थे और उन्होंने फिल्म उद्योग में अपने लंबे करियर के दौरान 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनकी पहली फिल्म मनसुलू 1965 में बनी थी और 2009 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने फिल्म उद्योग में अपने लंबे करियर के दौरान 350 से अधिक फिल्मों में कार्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त हो। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।